हमारे शहरों का संविधान ये है क्या असल में? आज हम इसी रूल बुक को समझने वाले हैं जो ये तय करती है कि हमारी गलियों की लाइटें कौन ठीक करेगा या हमारे पार्क कैसे चलेंगे। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो हमारा शहर है, इसे चलाता कौन है? मतलब पार्क्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, कचरा उठता है, ये सब काम आखिर किसकी जिम्मेदारी है? सवाल सीधा है, पर जवाब उतना नहीं। देखिए, आज की व्यवस्था को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1993 से पहले क्या हालात थे, क्या दिक्कतें थीं, पहले वो समझना जरूरी है। तो हो ये रहा था कि शहर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उनको संभालने वाली जो लोकल सरकारें थी वो बहुत कमजोर थी। उन्हें कोई संवैधानिक ताकत ही नहीं मिली थी। नतीजा, शहर बढ़ते जा रहे थे लेकिन बिना किसी मजबूत लीडरशिप के। तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकला? वो कौन सा बड़ा कदम था जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए अब बात करते हैं उस गेम चेंजिंग मोड की। 74वां, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो शक्तिशाली संवैधानिक संशोधन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लाया गया था। इसका असर इतना बड़ा था कि हम शहरी भारत को दो हिस्सों में देख सकते हैं। 1993 से पहले, जब शहरी सरकारों को कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं थी, और 1993 के बाद, जब भाग 9A लागू हुआ और एक पूरा नया सिस्टम तैयार हो गया। तो ये भाग IXA है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये संविधान का वो चैप्टर है जो हमारी शहरी लोकल सरकारों यानी म्यूनिसिपैलिटीज को एक कानूनी पहचान, एक ढांचा और ताकत देता है। मतलब अब शहरों की अपनी सरकार संविधान का हिस्सा बन गई थी। ठीक है, तो ये संवैधानिक ढांचा तो बन गया, पर असल में ये काम कैसे करता है? एक शहर की सरकार बनती कैसे है? चलिए इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। संविधान ने एक बहुत ही लॉजिकल 3 लेवल का सिस्टम बनाया है। अगर कोई इलाका गांव से शहर बन रहा है तो वहां होगी नगर पंचायत। छोटे शहर के लिए होती है नगर परिषद, और जो बड़े शहर हैं वहां बनती है नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये बनती कैसे है? बहुत सिंपल। हर शहर को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड के लोग सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब लोकतंत्र बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करता है। और एक बहुत ही खास बात है इसमें, ये सिस्टम सबकी भागीदारी पक्की करता है, खास तौर पर महिलाओं की। कम से कम 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ये बहुत बड़ा कदम था। और हाँ, इन नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी फिक्स होता है, पूरे 5 साल। इससे क्या होता है? एक तो स्थिरता आती है और दूसरा, हर 5 साल में सरकार को जनता के पास वापस जाने पड़ता है, जिससे जवाबदेही भी तय होती है। अच्छा, इसको समझने का एक और आसान तरीका है। जैसे शहरों के लिए भाग 9A है, वैसे ही गांवों के लिए भाग 9 है, जो पंचायतों की बात करता है। 73वें संशोधन से पंचायतों को ताकत मिली और 74वें से नगर पालिकाओं को। एक ग्रामीण भारत के लिए, दूसरा शहरी भारत के लिए। ठीक है, ढांचा समझ आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इनके पास शक्तियां क्या-क्या हैं? ये काम क्या करते हैं? और इन सब कामों के लिए पैसा वो कहाँ से आता है? अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। आखिर ये शहरी सरकारें कर क्या सकती हैं? संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 काम गिनाए गए हैं जो ये कर सकती हैं, जैसे शहर की प्लानिंग करना, सड़कें और पुल बनाना, पानी की सप्लाई देखना, साफ सफाई, झुग्गियों को बेहतर बनाना। मतलब वो सारे काम जो किसी भी शहर को रहने लायक बनाते हैं। हाँ, तो काम तो बहुत सारे हैं, पर इनके लिए पैसा कैसे आता है? तो देखिए, इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था है। ये लोकल लेवल पर टैक्स, टोल और फीस लगा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार से भी इन्हें मदद के तौर पर ग्रांट मिलती है। तो फंडिंग के कई रास्ते हैं। और ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस सही से चले, इसके लिए एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। उसी की जिम्मेदारी है कि ये सारे चुनाव समय पर और निष्पक्ष तरीके से हों। चलिए, अब तक हमने इसकी बारीकियां तो समझ ली, पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बड़े पैमाने पर ये स्थानीय सरकारें इतनी जरूरी क्यों हैं। तो देखिए, भाग 9A का महत्व बहुत गहरा है। ये शहरी शासन को मजबूत करता है, आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है, शहरों की सही प्लानिंग में मदद करता है और हाँ, राज्य सरकारों का बोझ भी कम करता है। इसे सरकार का तीसरा स्तर भी कहते हैं।
मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद ये वो सरकार है जो लोगों के सबसे नजदीक है, जो उनकी समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकती है। अगर एक लाइन में कहें तो भाग 9A का मकसद भारत के शहरों में गली मोहल्लों तक लोकतंत्र को पहुंचाना था। तो ठीक है, शहरों को एक संवैधानिक बुनियाद तो मिल गई, पर सोचने वाली बात यह है कि अब भारत में शहरी शासन के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है?